आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस के बारे में बात करेंगे, केशवानंद भारती केस। ये भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण केस माना जाता है। तो इस बारे में देखेंगे। सबसे पहले इसके महत्व को समझ लीजिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट केस है। तो केशवानंद भारती केस इस केस में डिसीजन लेने के लिए 13 जजेस की संवैधानिक पीठ का गठन हुआ था। 13 जजेस के। इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आज तक गठित नहीं हुई है। ये 13 जजेस की संवैधानिक पीठ का गठन हुआ था। दूसरा, इस केस में डिसीजन लेने के लिए 70 देशों के संविधान का स्टडी किया गया, एक्सटेंसिव। 70 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सटेंसिव स्टडी करने के बाद इस केशवानंद भारती में डिसीजन आया। उसके बाद करीब 68 दिन तक इसकी सुनवाई चलती रही, 68 डेज। ऐसे तो 6 महीने 7 महीने तक चलता रहा ये केस, लेकिन 68 दिनों तक तो सुनवाई चली। उसके बाद ये जो डिसीजन आया वो भी एक बहुत क्रिटिकल 7:6 के रेशियो में आया। मतलब एक तरफ 7 जजेस थे और एक तरफ 6 जजेस थे। इस तरह का डिसीजन आया, मतलब बिल्कुल क्रिटिकल था। एक भी जज आता तो डिसीजन पलट जाता। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। इसके बाद इस डिसीजन के बारे में, इस केस के बारे में क्या कहा जाता है कि इस केस ने भारतीय लोकतंत्र को हमेशा के लिए बचा लिया। इंडियन डेमोक्रेसी को हमेशा के लिए बचा लिया इस केस ने। दूसरा, ये भी कहा जाता है भारत के नागरिकों की जो बेसिक राइट्स हैं उसको हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। इतना महत्वपूर्ण केस कहा माना जाता है ये। तो इस केस के बारे में जानने के लिए कुछ हमने इसका महत्व क्या था, इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव लाने के लिए हमने बताया। बाकी अब हम देखते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है केस का, फिर केस के बारे में जानेंगे कि क्या है केस। तो बैकग्राउंड क्या है, देखिए भारत 1947 में आज़ाद हुआ। तो उस दौरान भारत में जो सोशियो इकोनॉमिक गैप था, मतलब जो इकोनॉमिक गैप था भारत के समाज में, वो बहुत ह्यूज था। मतलब कुछ 10-12% लोगों के पास पूरे रिसोर्सेज का 90% था। इस तरह का गैप था। तो अब भारत आज़ाद हो चुका है। अब लोगों के जो बेसिक नीड्स हैं उसको पूरा करना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस ग्राउंड पे सरकार ने बहुत तरह के नियम कानून बनाना शुरू किया ताकि लोगों को रिसोर्सेज का ठीक डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। तो उस ग्राउंड पे उसी दौरान, आज़ादी के दौरान, एक 1947 में आज़ाद हुआ। उसके 51-52 में कई तरह के लैंड एक्विजिशन बिल पास हुए। इस तरह के बहुत सारा जो लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड बहुत सारे बिल पास हुए। तो इसी तरह से 1962 में केरल गवर्नमेंट ने एक लैंड रिफॉर्म एक्ट पास किया। लैंड रिफॉर्म एक्ट पास किया 1962 में। जब ये लॉ पास किया उसके बाद क्या हुआ कि केरल में ही एक एदनीर मठ है। एदनीर मठ है एक केरल में। उस मठ के मुख्य पुजारी, मुख्य जो महंत थे, हिज होलीनेस केशवानंद भारती। इन्होंने, हुआ क्या कि मठ का खर्च जो चलता था, वो जो मठ के पास जमीन थी उसी से खर्चा चलता था। जब ये लैंड रिफॉर्म एक्ट केरल ने पास किया तो उनकी सारी जो मठ की जमीन थी उसको गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया। तो इनके मठ का खर्च चलाने में दिक्कत होने लगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास गए कि हमारा जो जमीन था एक्वायर कर लिया गया और हमारे ये इससे हमारे जो मैनेज करना है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, उसमें दिक्कत हो रही है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास गए। इसीलिए इस केस को क्या कहते हैं, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। स्टेट ऑफ केरला। तो ये मेन केस था
कि मठ का जमीन एक्वायर हो गया, खर्च नहीं चल रहा था, तो केशवानंद भारती जी गए वहां सुप्रीम कोर्ट में। फिर क्या हुआ, इसके बाद इसी तरह के बड़े सारे केसेस पहले सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स में, हर जगह इसी तरह के केसेस चल रहे थे पहले से ऐसे। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ें डिसाइड की कि जो भी इस तरह के केसेस चल रहे हैं उन सबको अपने पास बुलाया, सब अपने अधिकार क्षेत्र में लिया, और उसके बाद जो है इस तरह के संवैधानिक पीठ का गठन किया, और उसके बाद सुनवाई शुरू हुई। तो ये था केशवानंद भारती केस। एक चीज और जान लीजिए यहीं पे कि उस दौरान शुरुआती दौर में जब भारत आजाद हुआ, उसके बाद एक भारतीय न्यायपालिका और संसद, ये दोनों में एक तरह का पावर सुप्रीमेसी का टसल चल रहा था। मतलब कौन श्रेष्ठ है, जुडिशरी है या पार्लियामेंट, किसके पास ज़्यादा पावर है, इसको लेकर के एक पावर टसल चल रहा था शुरुआती दौर में। तो उसकी भी वजह से एक बहुत बड़े संवैधानिक बेंच के गठन करना जरूरी था। तो उसी के बाद क्या हुआ, एक संवैधानिक बेंच का गठन हुआ। इस केस में फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आई। केस क्या था कि इनके लैंड को, केशवानंद भारती जी के लैंड को, मठ के लैंड को क्या किया गया, एक्वायर कर लिया गया। इससे उनको अपना खर्च चलाने, मठ का खर्च चलाने में दिक्कत होने लगी। तो उन्होंने आर्टिकल 26 क्या है, आर्टिकल 25 क्या है, राइट टू रिलीजन। आर्टिकल 26 क्या है, राइट टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर, मतलब रिलीजियस अफेयर को मैनेज करना, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी को मैनेज करना, ये सब इनके फंडामेंटल राइट में आता है। तो आर्टिकल 26 के आधार पे ही ये सुप्रीम कोर्ट में गए। फिर इसमें फाइनली एक डिसीजन निकल के आया 6 महीने चर्चा के बाद। संविधान के पास, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास मतलब 2 यक्ष प्रश्न थे जिसका उन्हें जवाब फाइंड आउट करना था। ये पूरा 6 महीने वो लोग इसी में लगे थे कि इन्हीं प्रश्नों को, 2 प्रश्नों क्या थे। एक ये था कि क्या संसद, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, संविधान में पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, ये था, उस पर कोई लॉ बना सकती है। और दूसरा, अगर हाँ तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, किस हद तक वो कर सकती है। इन्हीं 2 सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट को खोजना था। उसी सवाल के लिए उसने 13 जजेस की बेंच वगैरह वगैरह, इतने 70 देशों के संविधान का स्टडी, सब इसी 2 सवाल के जवाब के लिए था। तो संसद फंडामेंटल राइट पे कानून बना सकती है या नहीं। तो डिसीजन क्या निकल के आया केशवानंद भारती केस में कि यस, संसद सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, और वो फंडामेंटल राइट्स पे बिल्कुल अमेंड कर सकती है, नियम बना सकती है। डिसीजन दिया, फंडामेंटल राइट पे वो कानून बना सकती है। फिर दूसरा कि एक्सटेंशन क्या होगा, किस हद तक बना सकती है, क्या इनक्रोच कर सकती है, फंडामेंटल राइट हटा सकती है। तो दूसरे सवाल का जवाब दिया। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने गूगली खेल दिया। क्या किया, यहां पे उसने कहा पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है। पार्लियामेंट सिर्फ फंडामेंटल राइट ही नहीं बल्कि फंडामेंटल राइट सहित भारत के संविधान के किसी भी अनुसूची में संशोधन कर सकती है, किसी भी आर्टिकल में संशोधन कर सकती है। लेकिन उसने एक वहां पे कंसेप्ट दे दिया, एक नया कंसेप्ट, लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। इसे कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान के मूल स्ट्रक्चर की अवधारणा। तो यही सबसे महत्वपूर्ण इस डिसीजन में था कि उसने सब दिया कि भाई आप जो, आपको मैं चाबी दे रहा हूं, जो चाहे यूज कर लो,
घर में सब पूरा खजाना खुला है, जितना ले जाओ, लेकिन कितना ले जाना है वो मैं बताऊंगा, बाकी तो आपका राइट है सब। तो बेसिकली इसने सब राइट दिया, लेकिन चाबी अपने पास रख ली कि भाई किस तरह का, कहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं हो सकता, और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा और केस टू केस डिसाइड होगा। लेकिन कुछ इंडिकेटर बेसिक स्ट्रक्चर का सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन में क्या क्या चीजें आती हैं, उसके लिए उसने कुछ इंडिकेटर दे दिए, जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आएगा, रिपब्लिक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, आर्टिकल 32 और 226 जो फंडामेंटल राइट के रेमेडी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसका अधिकार और नागरिकों, सेकुलरिज्म आएगा, फेडरलिज्म आएगा, 14, 15, 19, 21 जो भी आर्टिकल हैं ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ऐसे कुछ उसने इंडिकेटर दे दिए कि ये इस तरह की चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में आएंगी, और ये लिस्ट बाद में और बढ़ भी सकती है, और केस टू केस डिसाइड होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये इतना महत्वपूर्ण केस है ये कि इसने पूरे संविधान को दोबारा डिफाइन कर दिया। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के आधार पे ही अब आजकल कोई भी डिसीजन होता है तो उसमें एक अलग से कंसेप्ट आ जाता है कि ये तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का ही वायलेशन है, बात ही खत्म। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का वायलेशन नहीं हो सकता, मतलब एडवोकेट्स या लॉयर्स का इस तरह से केस को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम अगर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में उस केस को लेके आ जाएं तो फिर अब कोई काम नहीं है, अब तो वैसे ही वो केस जीतना ही है। तो ये है इसलिए इम्पोर्टेंट। इसके बाद से क्या हुआ, कहा जाता है कि हमारे जो डेमोक्रेसी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमेशा के लिए प्रिजर्व हो गया इसकी वजह से। तो यही जो पावर टसल था पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बेसिकली देखें तो दोनों पार्लियामेंट को भी इसने राइट दिया। पहले जो डिसीजन में है उसने तो पार्लियामेंट को पूरा राइट दिया कि अच्छा ठीक है आप जो चाहे बना सकते हैं, बिल्कुल सुप्रीमेसी है पार्लियामेंट की, डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट ही सुप्रीम है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसलिए उन्होंने राइट दिया। लेकिन संविधान के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हैं, कुछ मूलभूत अवधारणाएं हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सोची होगी, उसी आधार पर संविधान की रचना की होगी, उन आधारों को नहीं तोड़ा जा सकता, बस इसने ये किया। तो मतलब दोनों को राइट रखा, अपने पास भी रखा और उन्हें भी कोई भी राइट अमेंड करने का पावर दे दिया। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इससे रिलेटेड जो भी यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको हम एक लेक्चर में अलग से उसको सॉल्व किया जाए, क्योंकि उससे सारे लगभग सारे एग्जाम्स में उससे क्वेश्चन आते हैं और महत्वपूर्ण केस भी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।